नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। IC15 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रिप्टो वायर ऐप। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रशिया यूक्रेन बातचीत की उम्मीद के बीच बिटकॉइन पहुंचा $40,000 के ऊपर। बिटकनेक्ट फाउंडर पर लगा $2.4 बिलियन के पॉन्जी स्कीम के जरिए धोखा देने का आरोप। ब्राजीलियन सेनेट ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने के लिए बिल को दी मंजूरी। यूरोप ने क्रिप्टो एसेट बिल पर प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क डिबेट के बाद वोट को किया डिले। क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन के इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन का एक्सेलरेटर प्रोग्राम किया शुरू। ई कॉमर्स जायंट रैकुटेन ने खुद का NFT मार्केटप्लेस किया लॉन्च। ओपनसी ने कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेशन पूरा होने तक कुछ फीचर्स को किया स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बिटकॉइन की वैधता पर मांगी स्पष्टता। रशिया द्वारा यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करने के लिए सहमत होने के बाद सैटरडे को बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखी गई। क्रेमलिन स्पोक्समैन डिमिट्री पेस्कोव ने रिपोर्टर से कहा, व्लादिमीर पुतिन एक रशियन डेलीगेशन को मिन्स्क भेजने के लिए तैयार हैं। हालांकि खासकर रशियन फोर्सेस द्वारा हाल के दिनों में यूक्रेन के कैपिटल पर हमले तेज करने के बाद सिचुएशन अनस्टेबल है। कुछ इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अस्थिरता में बढ़ोतरी के कारण क्रिप्टो की कीमतों में रीबाउंड जारी रहेगा। ऐसे में बिटकॉइन की एक हफ्ते की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गुरुवार को एनुअलाइज 75% तक पहुंच गई थी। पिछले 24 घंटों में डेटा के अनुसार सेल वॉल्यूम से थोड़ी ज्यादा बाय वॉल्यूम को देखा गया था, जो ट्रेडर्स के बीच तेजी की भावना को दर्शाता है। ऐसे में बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ $39,754 पर था, जबकि SRP और लूना में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं एथर इसी समय के दौरान 7% से अधिक $2,827 पर था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फ्राइडे को कहा कि एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट के फाउंडर सतीश कुंभनी पर अपनी लेंडिंग स्कीम के माध्यम से इन्वेस्टर्स को लगभग $2.4 बिलियन का धोखा देने का आरोप लगाया है। कुंभनी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, कमोडिटी की कीमतों में हेराफेरी करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के ऑपरेशन और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। DOJ के मुताबिक बिटकनेक्ट के एग्जीक्यूटिव्स और प्रमोटर्स ने दावा किया कि फर्म की ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स और गारंटी रिटर्न्स जनरेट करने का एक साधन था, लेकिन इसका इस्तेमाल अर्लियर इन्वेस्टर्स को पॉन्जी स्कीम फॉर्मेट में पे करने के लिए किया गया। कुंभनी पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने बिटकनेक्ट प्रमोटर्स के नेटवर्क को फर्म के बिटकनेक्ट कॉइन प्राइस को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। साथ ही जांच से बचने के लिए यूएस फाइनेंशियल रेगुलेशन का उल्लंघन भी किया। कुंभनी पर पहले से ही यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा 2021 के अंत में बिटकनेक्ट के प्रमोटर ग्लेन अरकारो के साथ इसी तरह के आरोपों पर मुकदमा दायर किया गया था। ब्राजीलियन सेनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने ट्यूसडे को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लीगल बनाने वाले एक क्रिप्टो बिल को यूनानिमसली मंजूरी दे दी है, जो ब्राजील में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की दिशा में पहला कदम है। सेंट्रल बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत के बाद प्रपोजल को मंजूरी दी गई थी। बिल का एम ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ये क्रिप्टो फंड्स के लिए बेसिक रूल्स और पेमेंट ऑप्शंस के रूप में उनके डे टू डे इस्तेमाल की आउटलाइंस तैयार करता है, जिसे एक क्रिटिकल लेजिस्लेटिव स्टेज से गुजरना पड़ता है। बिल को इस हफ्ते सेनेट प्लेनरी में भेजा गया था और अगर इसे मंजूरी दी जाती है तो इसे चेंबर ऑफ डेप्यूटीज को भेजा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो इसके बाद कानून पर साइन करेंगे, जिससे ब्राजील लैटिन अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला नया और सबसे बड़ा देश बन जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्रिप्टो एसेट के लिए प्रपोज्ड रेगुलेटरी पैकेज पर वोट को पोस्टपोन कर दिया।
क्योंकि एक लीक हुए ड्राफ्ट के बाद एक प्रोविजन को शामिल करने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसमें एनर्जी कंसर्न्स पर यूरोपियन यूनियन में बिटकॉइन और एथर जैसे क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की थी। क्रिप्टो एसेट डायरेक्टिव में मार्केट्स, जिसे मिका के नाम से जाना जाता है, को 28 फरवरी को यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा वोट किए जाने की उम्मीद थी, जिसके बाद उस प्रपोजल को काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के बीच डिस्कस किया जाना था। हालांकि इकोनॉमिक्स कमेटी के चेयरमैन और उस वोट के प्रभारी स्टीफन बर्जर ने रिपोर्ट्स के अनुसार उसे पोस्टपोन कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वोट को आने वाले 2 से 4 हफ्तों में 14 मार्च के लिए बाद रखा जाएगा। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज क्यूकॉइन के डेवलपर्स की क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन ने अपने इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को एम्पावर करने के लिए $50 मिलियन का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। केसीसी ने फ्राइडे को घोषणा की है कि ये प्रोग्राम डेवलपर्स बाउंटी, हैकाथॉन्स, इंक्यूबेशन फंड्स, लिक्विडिटी सपोर्ट और लिस्टिंग रिकमेंडेशंस जैसी इनिशिएटिव्स को फाइनेंस करेगा। इथीरियम आधारित क्यूकॉइन के नेटिव टोकन्स KCS का एम नेटवर्क पर हाई गैस फीस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसे में KCS होल्डर्स को उनके द्वारा रखे गए टोकन के अमाउंट के प्रोपोर्शन में क्यूकॉइन ब्लॉकचेन एसेट एक्सचेंज द्वारा एक्रूड ट्रांजैक्शन फीस का एक डेली शेयर रिसीव होता है। क्यूकॉइन एक्सचेंज दिसंबर में $3 बिलियन से ज्यादा के डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ 10 बिलियन यूजर्स तक पहुंच गया है। KCS टोकन फिलहाल $19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Rakuten के पीछे मौजूद कंपनी Rakuten ग्रुप इनकॉर्पोरेशन ने अपना नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस लॉन्च कर दिया है। Rakuten एक जापानीज ई-कॉमर्स स्टोर है जो बुक्स, फिनटेक, कॉस्मेटिक्स, डिजिटल कंटेंट आदि बेचता है और प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने के लिए बायर्स को कैशबैक ऑफर करता है। Rakuten NFT मार्केटप्लेस यूजर्स को म्यूजिक और एनिमे के साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के डिजिटल कलेक्टिबल्स की पेशकश करेगा। इसके अलावा Rakuten इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए अपने IP की डिजिटल एसेट्स बनाने के लिए मिंटिंग सर्विसेज ऑफर करेगा। OpenSea दुनिया का सबसे बड़ा NFT मार्केटप्लेस है, जिसे यूजर्स को अपनी NFT लिस्टिंग की सुरक्षा के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को माइग्रेट करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, जो शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। डेडलाइन के नजदीक आते ही NFT मार्केटप्लेस ने इन्फॉर्म किया है कि सेफ माइग्रेशन इंश्योर करने के लिए इसके यूजर्स अस्थायी रूप से कुछ फीचर्स को खो सकते हैं। OpenSea ने ट्वीट किया कि कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेशन के दौरान यूजर्स अपनी लिस्टिंग नहीं देख सकते। इसके कारण फ्लोर प्राइसेस अस्थायी रूप से अलग-अलग हो सकती हैं। ट्रेडर्स की लिस्टिंग की सुरक्षा के लिए माइग्रेशन कंप्लीट होने तक माइग्रेट किए गए आइटम्स पर कोई बोली या खरीदारी नहीं की जा सकती है। पिछले हफ्ते माइग्रेशन की घोषणा के तुरंत बाद कुछ यूजर्स ने फिशिंग अटैक्स में $1.7 मिलियन के अपने NFTs खो दिए, जिसके बारे में OpenSea ने कहा था कि ये मार्केटप्लेस से ओरिजिनेट नहीं हुआ था। हालांकि 250 चोरी किए गए NFTs में से 3 मिंटेबल को मिल गए और उनके मालिकों को वापस कर दिए गए। दूसरी तरफ LooksRare मार्केटप्लेस पर भी कुछ NFTs की चोरी को ट्रैक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सेंट्रल से बिटकॉइन पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर कोई रेगुलेशन या कोई बैन नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ओरली सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या बिटकॉइन बैन है या नहीं। अदालत द्वारा ये बात तब कही गई जब गेन बिटकॉइन स्कैम के को-एक्यूज में से एक अजय भारद्वाज के खिलाफ जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का सवाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के अदालत में प्रस्तुत करने के जवाब में आया कि 87,000 बिटकॉइन की धोखाधड़ी में शामिल आरोपी भारद्वाज जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और अब तक कई समन्स जारी किए जा चुके थे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।